हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के इस ऑनलाइन सेशन में। और मैं नीरज कुमार आप सभी के लिए लेकर आया हूं क्लास 11th का बहुत ही प्यारा सा बैच, फाउंडेशन बैच। और इस बैच का नाम रखा गया है नीव बैच 1.0। जितने भी स्टूडेंट्स इस बार 10वीं की परीक्षा पास उत्तीर्ण किए हैं और सफलता जिन्होंने प्राप्त किया है, उन सभी बच्चों को हम लोगों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और आगे आपके नींव को मजबूत बनाने के लिए ही इस बैच का नाम रखा गया है नीव 1.0। काफी मजेदार लेक्चर होने वाला है। और जैसा कि बैच का नाम ही है नीव 1.0, तो हम सभी यूनिवर्सल ट्यूटोरियल की टीम ने आपके लिए बहुत ही प्लान करके सिलेबस के अनुसार पूरा एक कोर्स लेकर के तैयार करके आप सभी के लिए सामने लेकर के आने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और उसको क्लियर करेंगे। तो इस बैच के बारे में और ज्यादा डिटेल हम सभी सर लोग एक साथ आकर के जो एक वीडियो है उसमें सारा डिटेल से बताया गया है कि बैच कैसे है, कब से शुरू हुआ, क्या इसमें आप सबको दिया जाएगा विशेष। लेकिन इस लेक्चर 1 में हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं। जैसा कि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा परमाणु के बारे में, अणु के बारे में, तत्व के बारे में, यौगिक के बारे में, मिश्रण के बारे में, पदार्थ की अवस्था के बारे में, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में, इन सभी चीजों को हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। और इसके अलावा बेसिक कॉन्सेप्ट में और भी चीज आपके लिए लेकर हम आएंगे, जिसमें अम्ल, क्षार, लवण, संयोजकता, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये सभी चीजों को बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। हो सकता है कि आप 10th क्लास में या उसके पहले क्लास में इसको बहुत अच्छे ढंग से ना समझ पाए हों, लेकिन आपको ये लेक्चर जरूर पसंद आएगा और आप जरूर कहेंगे कि हाँ सर, जो चीज पहले बताया गया था उससे कुछ डिफरेंट लगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में रसायन शास्त्र की बात करेंगे। और रसायन शास्त्र में बच्चों के दिमाग में यह आता है कि सर रसायन शास्त्र है क्या। जनरली होता है ना, हम लोग ट्रेन में जा रहे होते हैं और वहां साथ में कुछ गार्जियन होते हैं, सामने दूसरे लोग बैठे होते हैं और उसमें पूछ देता है कि बच्चा क्या पढ़ रहे हो। तुम बोल दिए कि सर हम इंटर में अभी हैं, साइंस पढ़ रहे हैं। तो तुमसे पूछ देते हैं साइंस का परिभाषा बताइए। अब वहां पे परिभाषा साइंस का नहीं बता पाते हैं तो थोड़ा सा गार्जियन के नजर में भी डाउन फील करते हैं और दूसरा गार्जियन को भी लगता है कि अरे मेरा बच्चा जवाब नहीं दे पाया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप रसायन शास्त्र का यानी केमिस्ट्री का डेफिनेशन नहीं बताए तो आपको केमिस्ट्री नहीं आता है। लेकिन फिर भी हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस के बारे में थोड़ा पता तो होना ही चाहिए। तो हम इसमें बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा नहीं लिखाएंगे क्योंकि वो याद रहता भी नहीं है। हम सिंपल सी बात केमिस्ट्री की कर रहे हैं तो हम सोचे कि केमिस्ट्री की बात कर ही रहे हैं तो हम लिख देते हैं। तो केमिस्ट्री में, रसायन शास्त्र में अगर हम इसके बारे में बात करें कि केमिस्ट्री है क्या, रसायन शास्त्र है क्या, तो हम एक चीज कह सकते हैं कि यह पदार्थ एवं इसके रूपांतरणों का विज्ञान है। इसके रूपांतरणों का विज्ञान है। बस इतना सा बात बोलना है कि साइंस क्या है। तो साइंस पदार्थ और उसके रूपांतरणों का विज्ञान। जब रसायन शास्त्र की, केमिस्ट्री की बात होगी तो ऐसे हम लोग जब साइंस की बात करते हैं तो साइंस में सब आ जाता है ना, फिजिक्स भी आ जाता है, केमिस्ट्री भी आ जाता है, बायोलॉजी भी आ जाता है। यानी कि हम लोग रसायन शास्त्र, भौतिकी और जीव रसायन की बात करने लगते हैं। लेकिन अगर केमिस्ट्री के परिभाषा के बारे में कोई पूछता है कि केमिस्ट्री क्या है, तो हम वहां कह सकते हैं कि यह पदार्थ एवं इसके रूपांतरणों का विज्ञान है। क्योंकि जब 10th क्लास में आप लोग होंगे तो उस समय 10th में सर साइंस बुक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब एक साथ मिक्स होता था और उसको पढ़ते थे। लेकिन जैसे ही इंटरमीडिएट में आए तो इंटरमीडिएट में आने पर हमारा जो है वो सिलेबस डिवाइड हो गया और स्टूडेंट को डिसाइड करना पड़ा कि उसको साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना है कि कॉमर्स लेना है। यानी कि 3 स्ट्रीम में बट गया, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स। साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में भी साइंस में चुनना पड़ता है कि हम बायोलॉजी लेंगे कि मैथ्स लेंगे।
क्योंकि मैथ अगर चुनते हैं तो मैथ के साथ आपको फिजिक्स केमिस्ट्री चुनना होता है, और अगर बायोलॉजी चुनते हैं तो बायोलॉजी के साथ भी फिजिक्स केमिस्ट्री चुनना होता है, और इंग्लिश हिंदी भी कंपलसरी है। तो अगर हम जैसे ही इंटरमीडिएट में आए तो इंटरमीडिएट में आते ही हमको क्या करना पड़ा, अब हमको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये जो तीन चीज है ये एक साथ रखना पड़ेगा कॉम्बिनेशन में, या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ रखना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि अब हम लोग फिजिक्स का जो है वो अलग, केमिस्ट्री का अलग और बायोलॉजी का अलग अध्ययन करेंगे। एक साथ 10th की तरह जो खिचड़ी होकर के पढ़ाया जाता था अब वैसे नहीं होगा। तो जैसे जैसे हम लोग क्लास ऊपर बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा जो सब्जेक्ट है वो काफी स्पेसिफाइड होता चला जाता है बच्चों। इसीलिए हम अभी केमिस्ट्री जो लिख रहे हैं ऐसे ही केमिस्ट्री के बारे में हम बताएंगे। जब फिजिक्स वाले सर आएंगे तो आपको फिजिक्स के बारे में बताएंगे, मैथ्स वाले सर मैथ्स के बारे में बताएंगे। तो पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना वो स्पेसिफाइड हो गया है। अब केमिस्ट्री का अध्ययन अलग करना है, फिजिक्स का अलग करना है, मैथ्स का अलग होगा, बायोलॉजी का अलग होगा, जिन बच्चों का बायोलॉजी होगा। तो हम इसी में रसायन शास्त्र के बारे में बता रहे हैं कि रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री है क्या। तो रसायन शास्त्र पदार्थ और उसके रूपांतरणों का विज्ञान है, यानी रसायन शास्त्र ये बताता है कि पदार्थ क्या है और पदार्थ में होने वाले परिवर्तन से संबंधित चीजों को जो बताता है उसी को कहते हैं रसायन शास्त्र। अब रसायन शास्त्र को कई भागों में बांटा गया है, यानी कि केमिस्ट्री का बहुत सारा ब्रांच है, जिसमें मुख्य रूप से जो हमारे सिलेबस में है, जो इंटरमीडिएट में क्लास 11 में पढ़ना है बच्चों, वो है भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। लेकिन इसके अलावा आपको बहुत सारे रसायनों के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे विश्लेषणात्मक रसायन, औद्योगिक रसायन, नाभिकीय रसायन, जैव रसायन, कृषि रसायन, ये बहुत सारे इनके वर्गीकरण हैं। लेकिन मुख्य रूप से हमको जो अपने सिलेबस में पढ़ना है, जो 11th क्लास का जो और 12th क्लास का जो सिलेबस है उसमें हमको केमिस्ट्री का सिर्फ 3 ब्रांच पढ़ना है, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का परिभाषा क्या है कि यह पदार्थ और इसके रूपांतरण का विज्ञान। पदार्थ में होने वाला परिवर्तन, जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो जब हम पदार्थ के भौतिक या रासायनिक परिवर्तनों की बात जहां पे करते हैं, विज्ञान की जिस शाखा में हम पदार्थ के भौतिक रासायनिक रूपांतरणों की बात करते हैं उसी को कहते हैं रसायन शास्त्र। अब रसायन शास्त्र का जो वर्गीकरण हुआ उस वर्गीकरण में हम लोग सबसे पहले 3 वर्गीकरण जानेंगे। कौन कौन? भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन के बारे में जान लेने के बाद हम लोग भौतिक रसायन में सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में जानेंगे। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को बताने के क्रम में ही हम सोचे कि पहले केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे 10th पास करके आते हैं उनके दिमाग में यही चीज चल रहा होता है कि हम साइंस लिए हैं। लेकिन साइंस लेने की बात तो ठीक है, लेकिन उसमें उसका सब्जेक्ट कौन सा है इसके बारे में भी पता होना जरूरी है। अब हम आगे यहाँ पे इसका वर्गीकरण अगर लिखते हैं तो ये 3 भागों में हमारा सिलेबस बटा हुआ है। कौन कौन है? तो हमारा सिलेबस 3 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है, सबसे पहले हमको पढ़ना है भौतिक रसायन के बारे में। भौतिक रसायन, भौतिक रसायन का मतलब क्या हो गया? फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा जो हमको रसायन शास्त्र का जो वर्गीकरण हुआ है उसमें जो दूसरा हमारा ब्रांच है वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जब कोई काम बहुत भारी हो जाता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे हिस्से में बांट लेते हैं। तो छोटे छोटे हिस्से में बांट लेने के बाद जब उस काम को करते हैं तो काम पूरा भी हो जाता है और बहुत ज्यादा थकावट भी महसूस नहीं होता है, और कब काम कंप्लीट हो जाता है ये पता भी नहीं लगता है। ठीक वैसे ही
सिलेबस के बोझ को कम करने के लिए क्या किया गया, रसायन शास्त्र का बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है और 10th का सिलेबस जो भी आप लोगों ने पढ़कर अभी आया है उस सिलेबस से कहीं ज्यादा बढ़कर है केमिस्ट्री का यहाँ का सिलेबस। इसीलिए इसको क्या किया गया, 3 हिस्से में बांट दिया गया। ऐसे समझ लो कि 3 पैकेट बना दिया गया। एक है भौतिक रसायन, एक है कार्बनिक रसायन और जो लास्ट है वो है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो हर एक ब्रांच में कुछ ना कुछ डिफरेंट पढ़ना है, इसीलिए रसायन शास्त्र का शाखा जो है वो अलग अलग बताना जरूरी था, नहीं तो खिचड़ी हो जाता। कभी हम पढ़ते केवल सिद्धांतों के बारे में, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में, फिर हम कार्बन के यौगिक को पढ़ने लगते, फिर हम कार्बन के यौगिकों को छोड़कर जितने यौगिक बच जाते हैं उनको इसमें पढ़ना होता, पता ही नहीं लगता। कोई स्टूडेंट इरिटेट हो जाता, कहता है कि सर कभी आप परिवर्तन के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं, कभी आप कार्बन के यौगिक की बात करने लगते हैं, तो कभी आप कार्बन के यौगिक को छोड़कर जितने यौगिक बच गए उनकी बात करने लगते हैं। इसीलिए सिलेबस को अच्छे ढंग से अरेंज करने के लिए हम केमिस्ट्री को 3 अलग अलग ब्रांच में पढ़ते हैं, जिसमें भौतिक रसायन जो है वो किसी और चीज को व्यक्त करता है, कार्बनिक रसायन किसी और चीज को व्यक्त करता है और अकार्बनिक रसायन किसी और चीज को व्यक्त करता है। इसीलिए हम लोग भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक इस तीनों रसायन को अलग अलग पहले समझते हैं कि किस शाखा में हमको कौन से चीज को पढ़ना है। इसीलिए रसायन शास्त्र का मुख्य रूप से 3 ब्रांच जो है उसको हम लोग अभी जानेंगे। जितने भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी यहाँ पे हम इसका परिभाषा लिखने वाले हैं, ये परिभाषा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन सिलेबस को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। तो उस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स को क्या करना है, वीडियो को रोक करके भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन का जो भी हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखने वाले हैं उसको रोक करके, वीडियो को रोक करके लिख लेना है, ताकि तुम्हारा जो है वो एक नोट्स भी रेडी होता चला जाए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे अभी इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में, भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन के परिभाषा को समझेंगे, ताकि ये समझ में आए कि कौन से शाखा के अंतर्गत कौन से चीजों को अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है भौतिक रसायन। भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। सबसे पहले हमको भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं कि भौतिक रसायन है क्या। तो भौतिक रसायन रसायन शास्त्र की एक शाखा है। रसायन शास्त्र के बारे में हमने आपको आज ही के क्लास में लेक्चर 1 में ही बताया कि जो पदार्थ और पदार्थ में होने वाले परिवर्तन, जैसे भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, यानी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरे अवस्था में जो परिवर्तन हो रहा है, इसके बारे में जो अध्ययन करवाता है विज्ञान की ऐसी शाखा को हम लोग रसायन शास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब भौतिक रसायन में क्या जानना है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं रसायन शास्त्र की, ध्यान दीजिएगा, रसायन शास्त्र की, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना एवं पदार्थों की संरचना एवं पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप, पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन, पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन से संबंधित
पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है, भौतिक रसायन कहलाता है। भौतिक रसायन कहलाता है। भौतिक रसायन कहलाता है। क्लियर है बात? तो क्या बोला गया? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, क्योंकि रसायन शास्त्र की हम मुख्य 3 शाखा की बात की है, हमारा पूरा 11th और 12th जो इंटरमीडिएट है उसमें यही 3 चीज रहने वाला है। रसायन शास्त्र का यही 3 शाखा पढ़ना है, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। इसके अलावा कृषि रसायन, जैव रसायन, नाभिकीय रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यानी कि औद्योगिक रसायन, इस सब के बारे में अभी यहां नहीं जानना है। लेकिन रसायन शास्त्र की इन तीनों के अलावा और भी शाखाएं होती है, लेकिन हम मुख्य रूप से 3 शाखा पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? भौतिक रसायन यानी फिजिकल केमिस्ट्री। क्या है परिभाषा? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों की संरचना एवं पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ जब अपना एक रूप से दूसरा रूप में जाता है, जैसे कि ठोस जो है वो द्रव में बदला, कैसे? तो हम बर्फ को गर्म करते हैं तो बर्फ पिघल कर क्या होता है? बर्फ पिघल करके द्रव में बदलता है, यानी कि ठोस से द्रव में जाता है। या हम किसी द्रव को जब गर्म करते हैं, उबालते हैं, तो उसका वाष्प बनता है, यानी कि वो द्रव की गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, यानी कि पदार्थ अपना अवस्था क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। इसलिए पदार्थ का एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। उससे संबंधित सिद्धांत, जैसे पदार्थ के इस रूप में होने वाले जो परिवर्तन जो है उसी के बारे में कई सिद्धांत है, जैसे बॉयल का नियम आया, चार्ल्स का नियम आया, एवोगाड्रो का नियम आया। तो यही जो सिद्धांत के बारे में हम जहां पे पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र के जिस शाखा में पढ़ते हैं, उसी को कहते हैं भौतिक रसायन। क्लियर है बात? जब पदार्थ की संरचना और पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में होने वाले परिवर्तन के बारे में जो सिद्धांत दिया गया, उसके बारे में हम जहां पे पढ़ते हैं उसको कहते हैं भौतिक रसायन। दूसरा हम लोग को जानना है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बच्चों देखो, जैसा कि यहां नाम है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक वर्ड जो है उसमें कार्बन वर्ड छिपा हुआ है, यानी कि कार्बन से संबंधित रसायन। तो आसान सा नाम ही से पता चल रहा है कि ये क्या कहना चाह रहा है। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसमें हम कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसको हम कार्बनिक रसायन कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन से संबंधित यौगिक, जब प्रयोगशाला में पहली बार यूरिया बनाया गया कार्बनिक यौगिक, तो उसके बाद से असंख्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। लेकिन उसके पहले यही माना जाता था कि कार्बन यौगिकों को केवल पेड़ पौधे, जीवाश्म जीव जंतुओं द्वारा ही, वनस्पतियों द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए वो सभी चीज जिसमें कार्बन उपस्थित है, उन कार्बन से बने हुए यौगिकों का जहां अध्ययन करते हैं उसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। क्लियर है बात? तो हम यहाँ पे इसका परिभाषा लिख देते हैं। जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो वीडियो को रोक करके ये सभी को जितना भी भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन का परिभाषा लिखवाया जा रहा है उसको आप नोट कर लीजिएगा, ताकि आपका साथ साथ फेयर भी बनता चला जाए। कार्बनिक रसायन में क्या परिभाषा लिख सकते हैं? इसका परिभाषा होगा रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जी हां, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है,
कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है। कितना आसान है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। एकदम छोटे छोटे चीज से शुरुआत करेंगे क्योंकि कल ही हमको बोर्ड एग्जाम देना नहीं है, कल ही कोई किसी को नीट का एग्जाम देने नहीं जाना है, कल ही किसी को जेईई मेन का एग्जाम देने नहीं जाना है। तो आप अपना लक्ष्य जो भी सेट किए हुए हो उस लक्ष्य को ध्यान में तो रखना ही है, लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि हमको अपना अभी नींव बेहतर बनाना है। जब फाउंडेशन अच्छा होता है ना, जब घर का नींव अच्छा होता है तो जो मकान होता है, जो इमारत होता है वो काफी शानदार बनता है बच्चों। इसीलिए हम एकदम हड़बड़ी में नहीं रहेंगे, हम बेसिक से चलेंगे। सबसे पहले जो चीज 10th में जान चुके हैं, हो सकता है कि कई बच्चे ऐसे होंगे जो वीडियो देख रहे हैं उनको ये सब चीज पता नहीं होगा या बताया भी गया होगा तो उसमें कई तरह के डाउट्स रहे होंगे या मिसकंसेप्शन भी रहा होगा, गलतियां भी रही होंगी। इसीलिए उस चीजों को हम लोग यहाँ पे सुधारेंगे भी और सीखेंगे भी। ठीक है, तो हम कार्बनिक रसायन का परिभाषा क्या लिखे, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये परिभाषा आसान सा, कार्बन के यौगिक का अध्ययन जिसमें करते हैं। कार्बन के कई सारे यौगिक है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब जितने भी है कार्बन के यौगिक है। कार्बन के यौगिक का मतलब क्या है, जिसमें कार्बन निश्चित रूप से उपस्थित होना चाहिए। जैसे हम मेथेन लिखते हैं CH4 तो इसमें कार्बन है, या इसके अलावा हम लिखते हैं C2H4 एथीन लिख दिए तो इसमें भी कार्बन उपस्थित है। तो या इसके अलावा H2C2O4 ऑक्जेलिक अम्ल लिख दिए, इसमें भी कार्बन है। तो कार्बन के यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। अब हम इसमें जानेंगे जिसका अगला परिभाषा है, और दो तरह का हम अभी रसायन शास्त्र की शाखा का अध्ययन कर लिए हैं। एक आखिरी और तीसरा जो हमारा बचा हुआ है वो क्या है, तीसरा है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अकार्बनिक जो कार्बनिक ना हो, यानी कि कार्बन के अतिरिक्त अन्य जितने भी तत्व हैं। जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी को पता होगा कि पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी में 118 तत्व हैं और अब तो 118 तत्व का खोज हो चुका है। हाँ, ये अलग बात है कि सभी के गुणों की चर्चा अभी भी नहीं हुई है, लेकिन उन 118 तत्वों में अगर हम कार्बन को छोड़ दें तो जितने भी तत्व बचते हैं उन तत्वों से बने हुए यौगिक जो होंगे वो अकार्बनिक यौगिक होंगे। कुछ ऐसे भी अपवाद हैं, केमिस्ट्री में कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसमें कार्बन तो है लेकिन वो कार्बनिक नहीं है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन है लेकिन ये कार्बनिक नहीं कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, इसमें कार्बन तो है लेकिन ये कार्बनिक नहीं कहलाता है। धातु के कार्बोनेट जैसे सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस सब में कार्बन दिखाई दे रहा होगा बच्चों। Na2CO3 कार्बन, MgCO3 कार्बन, लेकिन फिर भी ये कार्बनिक नहीं है। तो धातु के कार्बोनेट, धातु के बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये सब कार्बन होते हुए भी कार्बनिक नहीं है। इसका कारण यह है कि इन यौगिकों के गुण अकार्बनिक यौगिकों के गुणों के समान होता है, इसलिए गुण के आधार पे इसका वर्गीकरण अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में किया गया है। वर्गीकरण क्या चीज में किया गया है, अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में किया गया। इसलिए अगर आपसे कोई पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बताइए कार्बनिक होगा कि अकार्बनिक, तो कहेंगे अकार्बनिक। अब पूछेगा कि क्यों, कार्बन तो है इसमें, तो हम कहेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, धातु के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जैसे NaHCO3, ये सब कार्बन होते हुए भी अकार्बनिक इसीलिए है क्योंकि इनके गुण अकार्बनिक यौगिकों के गुणों से मिलता जुलता है।
इसीलिए गुण के आधार पर इसमें कार्बन होते हुए भी अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में इसको हम रखते हैं। क्लियर है बात? तो हम इस अपवाद को अगर छोड़ दे तो जितने भी अकार्बनिक यौगिक होते हैं उसमें कार्बन को छोड़कर, कार्बन के अतिरिक्त कार्बन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं आवर्त सारणी में उनसे बने हुए यौगिक होते हैं। इसलिए हम इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे वो देखो। इसका परिभाषा हम लिखने वाले हैं, इसका परिभाषा होगा रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों एवं इनके यौगिकों, तत्वों एवं इनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों एवं इनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। जैसे जितने भी तत्वों का निष्कर्षण है ये सब हम अकार्बनिक यौगिक की श्रेणी में ही रखते हैं। आवर्त सारणी में तत्वों को 4 ब्लॉक में, 4 खंड में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। इन सभी चीजों के इस अलग अलग ब्लॉक को भी हम लोग अकार्बनिक रसायन यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत ही पढ़ेंगे। इसीलिए परिभाषा क्या है? रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों एवं इनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है अकार्बनिक, अकार्बनिक रसायन कहलाता है, अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन कहलाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। तो यहां पर तत्वों एवं उनके यौगिकों का मतलब क्या है? कार्बन को छोड़कर जो भी तत्व हैं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहलाता है। जब अकार्बनिक यौगिक की बात करते हैं तो अकार्बनिक यौगिक का मतलब होता है भूपर्पटी यानी भूमि से प्राप्त, खनन द्वारा प्राप्त यौगिक अकार्बनिक यौगिक, यानी कि कार्बनिक यौगिकों को छोड़कर जितने भी निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त यौगिक, पहले यह परिभाषा था अकार्बनिक का, निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त यौगिक को अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। फिर बाद में बताया गया कि भूपर्पटी या भूमि से प्राप्त यौगिक अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो हम यहाँ पे रसायन शास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत तत्वों एवं इनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाता है, ये परिभाषा दी। अब हम इसके अलावा एक और बात इसमें लिख सकते हैं। हम यहां लिख सकते हैं वास्तव में यह, यानी कि अकार्बनिक रसायन, वास्तव में यह भूपर्पटी, भूपर्पटी का मतलब क्या होता है? भूमि, यानी कि अर्थ क्रस्ट। वास्तव में यह भूपर्पटी यानी कि भूमि से खनन द्वारा, वास्तव में यह भूपर्पटी यानी कि भूमि से खनन द्वारा प्राप्त, खनन द्वारा प्राप्त यौगिकों के विषय में अध्ययन करता है। समझना बात को, क्या बताया गया? वास्तव में यह भूपर्पटी यानी कि भूमि से खनन द्वारा प्राप्त यौगिकों के विषय में अध्ययन करता है। ये सभी बेसिक चीज है, इसीलिए शुरुआत में लगता है कि खूब परिभाषा चल रहा है, लेकिन परिभाषा सिर्फ 3 ही हम बताए हैं। हम रसायन शास्त्र को तो काफी शॉर्टली बताए कि पदार्थ और इसके रूपांतरणों के विज्ञान को रसायन शास्त्र कहते हैं। फिर इसका मुख्य रूप से 3 वर्गीकरण किए, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। भौतिक रसायन में बताएं कि पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में होने वाले परिवर्तन और इसके संरचना के बारे में जहां पे पढ़ा जाता है उसको कहते हैं भौतिक रसायन। कार्बनिक में बताया गया कार्बन के यौगिकों के विषय में जहां अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं कार्बनिक रसायन। और
अकार्बनिक बताया गया कि तत्व और इनके यौगिकों के बारे में जहां अध्ययन किया जाता है उसको कहते हैं अकार्बनिक रसायन, जिसमें यह भी बताया गया कि वास्तव में यह भूमि से खनन द्वारा, भूमि से जब खनन किया जाता है तो खनन द्वारा प्राप्त यौगिकों के विषय में अध्ययन करता है। खनन से जो यौगिक प्राप्त होता है वो अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं और उसी के विषय में जो अध्ययन करता है उसको अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। क्लियर है बात? अब भौतिक कार्बनिक और अकार्बनिक, भौतिक कार्बनिक और अकार्बनिक, ये चीज जान लेने के बाद अब हम लोग आते हैं मेन चीज पे, क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक अब स्टार्ट होने जा रहा है बच्चों। इसीलिए अभी तक जो हम बात कर रहे थे वो थोड़ा सा सिलेबस को बता रहे थे और उसको भी हम बहुत लंबा करने का प्रयास नहीं किए हैं। हम सिंपल सा बात बताए कि 10th में साइंस का एक बुक होता है, उसी में फिजिक्स का कुछ चैप्टर, कुछ केमिस्ट्री का चैप्टर, कुछ बायोलॉजी का चैप्टर होता है। अब वही एक किताब 3 किताब में बदल जाता है। फिजिक्स की किताब अलग, केमिस्ट्री का किताब अलग और बायोलॉजी का किताब अलग। फिजिक्स की किताब, केमिस्ट्री की किताब और बायोलॉजी की किताब की ही अलग होने की बात सिर्फ नहीं है, यहां पर सिलेबस इतना बड़ा हो चुका है कि केमिस्ट्री को भी 3 भाग में बांट दिया गया। सोच सकते हो केमिस्ट्री को 3 भाग में क्यों बांटा गया? ताकि सिलेबस का बोझ जो है वो शिक्षक और स्टूडेंट्स दोनों पे कम किया जा सके। इसीलिए हम उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ते हैं, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ और पदार्थ की मुख्य अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। ऐसे तो बच्चों पदार्थ की 5 अवस्था है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टीन अवस्था। लेकिन हम मुख्य रूप से 3 अवस्था पढ़ेंगे, ठोस, द्रव और गैस। आज रसायन शास्त्र और रसायन शास्त्र के 3 शाखाओं के बारे में बताया गया, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, जो आपके सामने है और अभी हम कुछ देर पहले इसका जिक्र कर रहे थे, जो कि अलग अलग परिभाषा के साथ हम इसको यहाँ पे बताए हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस परिभाषा को अच्छे ढंग से समझे होंगे और लिख भी लिए होंगे। इस परिभाषा को समझे भी होंगे और लिख भी लिए होंगे। तो भौतिक रसायन केवल सिद्धांत के बारे में, पदार्थ के एक रूप से दूसरे रूप में होने वाले परिवर्तन के सिद्धांत के विषय में अध्ययन कराता है। कार्बनिक रसायन कार्बन के यौगिकों का अध्ययन कराता है और अकार्बनिक रसायन कार्बन के अतिरिक्त अन्य जो तत्व हैं उनके यौगिकों का अध्ययन कराता है। भूप्रपट्टी से खनन यौगिकों का अध्ययन करवाता है। चूंकि सिलेबस लंबा है इसीलिए केमिस्ट्री को 3 अलग अलग ब्रांच में बांट दिया गया, भौतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। हम लोग शुरू करेंगे भौतिक रसायन से और भौतिक रसायन में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट और केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं में सबसे पहले हम बेसिक चीज पढ़ रहे हैं। और अगला लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। लेक्चर नंबर जो हमारा 2 होने वाला है वो लेक्चर नंबर 2 किससे संबंधित होगा? पदार्थ से संबंधित होगा। और हम इसमें पदार्थ, स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट के वीडियो को अच्छे से ढंग से देखिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स में इसको शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।